तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है एंटीकल्पा। मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी रेटिंग कम दिखाई गई है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही हाई लेवल का है। मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पर मिस्टीरियस रिचुअल्स होते हैं, डीमंस होते हैं और भी ना जाने कितनी चीजें हैं। और जो अंत है वो तो बहुत ही भयानक है। आई डोंट नो वाई कि इसकी रेटिंग इतनी कम है लेकिन श्योरली इसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। और दोस्तों मैंने इस 3-2 मूवी को भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। और यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से करा दो। खाली 30-40 हजार सब्सक्राइबर्स बच गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम शुइया नाम की एक औरत को देख पाते हैं जिसके बच्चे की हाल ही में ही मृत्यु हो गई थी और इस वजह से वो काफी परेशान थी और किसी भी हालत में अपने बच्चे को वापस पाना चाहती थी। और इसलिए वो एक फेस्टिवल के दिन एक मंदिर में जाती है जिसको एक पुजारी जो कि असल में शैतान की पूजा किया करता था वो रन कर रहा था। यानी कि ये शैतानी मंदिर होता है या फिर ये कहें कि डेविल्स टेम्पल। वो अब शुइया की बात को मान जाता है पर बदले में एज एन ऑफरिंग शुइया को भी शैतान को कुछ देना होगा, जिस पर शुइया मान गई थी। और इसलिए पहले वो अपनी कुंडली को पुजारी को देती है, जिसके साथ ही पुजारी के द्वारा ही बनाए गए एक कल्ट के मेन लीडर शुइया की कुंडली के साथ कुछ रिचुअल करने के बाद उसको एक पोशन पीने के लिए देते हैं, जिसको पीने के साथ ही अचानक से ही शुइया का शरीर अकड़ने लगता है जैसे कि कोई डिमोनिक शक्ति उसे पजेस कर रही हो। वेल अभी हमको बताया नहीं जाता कि शुइया ने शैतान के साथ आखिर क्या डील करी थी। और इसी के साथ अब सीन 1 साल आगे जाता है जहां पर हम अर्डिया नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि सो रहा था कि तभी अचानक से उसको अपने सपने में अपनी क्रश यूफान दिखाई देती है जो कि असल में शुइया की ही भतीजी भी थी। यानी कि शुइया यूफान की चाची होती है जिसको हम आंटी भी कह सकते हैं। खैर सपने के अंदर अर्डिया को यूफान दिखाई देती है जो कि अचानक से ही एक डीमन बनकर उस पर हमला कर देती है, जिसको देखकर अर्डिया बहुत ही ज्यादा डर गया था। पर तभी वो उठकर अपने काम में लग जाता है और वो सबसे पहले अपने हाथ को जल्दी से होली वाटर से धोने लगता है। और इसी दौरान उसकी नरेशन से हम ये जान पाते हैं कि असल में अभी जो उसने सपना देखा था वो उसके साथ सच में आखिरी साल घटित हुआ था। लास्ट ईयर अचानक से एक फेस्टिवल पर यूफान को एक डीमन ने पजेस करके अर्डिया के ऊपर हमला कर दिया था जिसके अंदर वो बच गया था। पर वैसे ही फेस्टिवल के समय उसे उसके एक हाथ में डिमोनिक हैंड के रूप में एक सुपर नेचुरल शक्ति मिली थी जिसका वो इस्तेमाल मुसीबत के समय कर सकता था। पर उस हाथ को अपने ऊपर हावी ना होने देने के लिए उसे रोज अपने हाथ को होली वाटर से धोना पड़ता। साथ ही साथ उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि अर्डिया यूफान को बहुत पसंद करता है और आज वो होने वाले फेस्टिवल में यूफान को अपने दिल की बात बताने के बारे में सोच रहा था। अब यही सब सोचते हुए अर्डिया कराटे क्लब की ड्रेस लेने के बाद बाहर चला जाता है, जहां पर हम जान पाते हैं कि असल में अर्डिया का घर एक पवित्र मंदिर में था जहां पर वो अपने पिता मिस्टर ही के साथ रहा करता जो कि खुद उस मंदिर के पुजारी थे। और अर्डिया उस मंदिर में रखी हुई गॉडेस की स्टैचू को अपनी ग्रैंड मदर के रूप में देखा करता। पर तभी अचानक से वहां पर अर्डिया की ही सीनियर जूको के पिता चेंग आते हैं, लेकिन वो असल में नशेड़ी और जुआ के आदी थे। इस वजह से मिस्टर ही उन्हें पवित्र मंदिर में आने से रोक देते हैं। अब आगे अर्डिया कराटे क्लब की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात यूफान से होती है। तो अर्डिया उसको अपने दिल की बात अभी बताने के बारे में सोचने लगता है, मगर इतने में ही वहां पर पांग भी आ जाता है जो कि अर्डिया का बेस्ट फ्रेंड होता है, इसलिए अभी वो यूफान को कुछ नहीं बता पाता। खैर आगे जब वो कराटे क्लब की तरफ जा रहे थे तब उन लोगों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में आज जो फेस्टिवल होने वाला है उसके अंदर लोग रिचुअल करके गॉड्स और स्पिरिट्स को इंसानों के अंदर बुलाते थे और उनको ऑफरिंग्स देने के बाद में विशेष मांगा करते जो कि अक्सर पूरी भी हुआ करती थी। पर कभी कभी रिचुअल में गलतियां होने की वजह से इंसानों के अंदर बुरी आत्माओं का भी प्रवेश हो जाया करता और ये आत्माएं किसी भी इंसान को पजेस कर लिया करती थी। और ऐसा ही यूफान के साथ लास्ट ईयर हुआ था जिसमें उसके अंदर एक बुरी आत्मा आ गई थी और उसने उसी समय पर पांग और अर्डिया पर हमला कर दिया था और उसी के सपने अर्डिया को आ रहे थे। पर अभी पांग के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद में यूफान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो साइकिल को तेज चलाते हुए मार्केट की तरफ चली जाती है, जहां पर जाकर वो अपनी आंटी यानी कि चाची शुइया के मिसिंग पोस्टर को देखे जा रही थी। असल में वो अपनी आंटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करती और इसलिए जब से उसकी आंटी गायब हुई थी तब से ही शुइया खुद बहुत ज्यादा परेशान थी। और आज उसने प्लान करा था कि अर्डिया और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वो भी बड़े लोगों की तरह गॉड्स को बुलाने वाला रिचुअल करेगी जो कि डेंजरस भी हो सकता है, ताकि वो उनसे अपनी आंटी को घर वापस आने की विश को मांग सके। अब क्योंकि इन सब चीजों के बारे में अर्डिया ही अपने घर वालों की वजह से सबसे ज्यादा जानता था, इसलिए वो ही इन
सब में यूफान की मदद करने वाला था और इसलिए अभी वो यूफान से उसकी कुंडली को ले लेता है और अब वो दोनों ही बातें करते हुए कराटे क्लब में एंटर करते हैं, जहां पर जाने के बाद यूफान अपने अंकल चाओ, जो कि असल में उस कराटे क्लब के टीचर भी थे, उनसे मिलकर उन्हें आज के रिचुअल के बारे में, प्लान के बारे में बताने लगती है। लेकिन उसके चाचा जी चाओ को ये सब बातें काफी गलत लग रही थी और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क भी था। मगर यूफान को अर्डिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा होता है कि अगर धोखे से उनके पास कोई बुरी आत्मा आ भी जाती है तो अर्डिया अपने हैंड से बहुत ही आराम से उस स्पिरिट को भगा सकता है। कि तभी अचानक से वहां पर जूको आ जाती है, जो कि यूफान से क्लब की बेस्ट स्टूडेंट होने की वजह से बहुत ही ज्यादा जेलस रहा करती और वो चाहती थी कि आने वाले टूर्नामेंट में जिसमें प्राइज मनी भी मिलने वाला था वो उसको जीत जाए, ना कि यूफान उसे जीते। मगर यूफान जो होती है वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। और आपको याद हुआ कि पवित्र मंदिर के अंदर जूको के पिता ही चैंग आ रहे थे, जिसको मिस्टर ही ने भगा दिया था। वहीं अब लॉकर रूम में जब अर्डिया पांग के साथ रात के बारे में बातें कर रहा होता है, तभी वहां पर उनका सीनियर आ जाता है जिसका नाम डान होता है, जो कि असल में एक बुली भी था। और क्योंकि उसको पता चल गया था कि अर्डिया रात में रिचुअल करके किसी के अंदर गॉड को बुलाने वाला है, इसी वजह से वो भी जबरदस्ती अर्डिया को अपनी और जूको की कुंडली देता है। और क्योंकि अर्डिया और पांग दोनों ही डान से डरा करते थे, इसी वजह से वो उसकी बात को मान जाते हैं। लेकिन अभी अर्डिया और पांग को ये समझ में नहीं आता कि वो किसकी बॉडी के अंदर गॉड को बुलाएंगे। तब डान वहां पर युआन नाम के एक और डरपोक लड़के को बुलाता है, जो कि खुद भी ऐसे रिचुअल्स के बारे में जानता था और डान चाहता था कि युआन के अंदर ही गॉड को बुलाया जाए। अब पांग और अर्डिया ऐसा चाहते तो नहीं थे, पर ना चाहते हुए भी उन्हें डान की बात को मानना पड़ता है। और आगे प्रैक्टिस के दौरान हम देखते हैं कि यूफान जूको को बुरी तरह से हरा देती है, जिससे कि जूको बहुत चिढ़ गई थी और वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। और तब हमको पता चलता है कि डान असल में जूको को पसंद करता था। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जूको उसकी बात को अनसुनी करके गुस्से में वहां से चली जाती है। मगर डान को ये सब अच्छा नहीं लगता और इसी गुस्से के चलते वो अर्डिया को धक्का दे देता है। तब यूफान अर्डिया की मदद करने आगे आती है, पर डान यहाँ पर अर्डिया को और भी ज्यादा मारने वाला था कि तभी वहां पर चाओ आ जाते हैं, जिनको देखकर डान शांत होकर वहां से चला जाता है। अब क्योंकि यूफान जानती थी कि डान का मूड जूको की वजह से खराब है और जूको का मूड यूफान की वजह से, तो यूफान अर्डिया से माफी मांगती है कि उसकी वजह से ही ये सब हुआ। अर्डिया को उस समय गुस्सा आ रहा था, पर जब वो देखता है कि यूफान का मूड उससे कहीं ज्यादा अपसेट है, तो वो यूफान से सही से बात करने के बाद वहां से चला जाता है। खैर अब रात में हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जिन्होंने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था और वो सब अजीब तरह से चलते हुए उसी शैतानी मंदिर की तरफ जा रहे थे, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर हमें अर्डिया को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के मंदिर से उसी गॉडेस की मूर्ति को चुराने के प्लान में था, जिसको वो अपनी ग्रैंड मदर कहा करता। असल में उसको उस मूर्ति की जरूरत अपने रिचुअल के दौरान पड़ने वाली थी, जिसको वो और उसके दोस्त मिलकर एक अलग ही जगह पर करने वाले थे। अब पहले जब अर्डिया उस मूर्ति को उठाने वाला था, तब अचानक से ही उसके पिता मिस्टर ही वहां पर आ जाते हैं, जो कि वैसे तो नहीं चाहते थे कि अर्डिया आज के दिन बाहर जाए, पर अर्डिया उनको किसी तरह से मना लेता है और वहां से जाने का दिखावा करता है, जिसको देखकर मिस्टर ही भी अपने रूम में चले गए थे। पर उसके तुरंत ही बाद अर्डिया वापस आता है और गॉडेस से माफी मांगते हुए उनकी मूर्ति को अपने साथ उठाकर पांग के साथ रिचुअल वाली लोकेशन पर जाने लगता है। पर उसके जाते ही हम देखते हैं कि मंदिर की लाइट्स अचानक से चली गई थी। साथ ही साथ अर्डिया जहां जहां पर उस मूर्ति को लेकर जा रहा था, वहां की लाइट्स अपने आप फ्लिकर कर रही होती है, जिसको देखकर अर्डिया खुद भी शॉक्ड हो गया था। यानी कि इनडायरेक्टली गॉडेस ये कह रही थी कि उसको वहां से नहीं जाना चाहिए। इसलिए अभी वो पांग को आगे चलने के लिए कहता है और खुद उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी अचानक से अर्डिया की नजर उसी कल्ट के मेंबर्स पर पड़ती है जो कि शैतानी मंदिर की तरफ जा रहे थे। अब अर्डिया ने ऐसा सब कुछ पहली बार देखा था और क्यूरियस होकर इस वजह से वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। अब पांग को इस बारे में अभी पता नहीं चला था और वो रिचुअल वाली लोकेशन की तरफ बढ़ते जा रहा था, मगर जैसे ही उसे अर्डिया के गायब होने का एहसास होता है, वो तुरंत पीछे आता है। लेकिन तब तक अर्डिया कल्ट मेंबर्स का पीछा करते हुए कुछ गलियों में आ चुका था, जहां पर बहुत अजीब से साइंस और सिंबल्स बने हुए थे जो कि डिमोनिक लग रहे थे, जिनको देखकर अर्डिया को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन अभी जब वो शैतानी मंदिर में पहुंचता है तो वहां पर और भी ढेर सारे लोग मौजूद थे जो कि किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। और मे बी यहाँ पर जैसे बाकी सभी लोग गॉडेस को बुलाया करते थे, वैसे ही ये लोग डीमंस को बुला रहे होंगे और इसलिए यहाँ पर सारे के सारे सिंबल्स नॉर्मल से अपोजिट थे। खैर उसी जगह पर हम चैंग यानी कि जूको के पापा को भी देख पाते हैं, जो कि खुद उसी कल्ट के मेंबर भी थे और वो भी काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे होंगे। मे बी शायद से जूको के पिता मिस्टर ही को इस बारे में पता होगा और इसी वजह से उन्होंने उसे मंदिर में आने से रोक दिया।
खैर तभी अचानक से अड़िया की नजर पुजारी और कल्ट लीडर पर पड़ती है, जो कि जलती हुई अगरबत्ती से एक हुडी पहनी हुई लेडी को बेरहमी से मार रहे थे, जिसको देखकर अड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो औरत यहाँ पर शुया की तरह लग रही थी, जिसको हमने शुरुआत में देखा था, जो कि पिछले 1 साल से गायब है। तभी हम दूसरी तरफ जूको, यूफान और डान को देख पाते हैं, जो कि एक रूम में सारी तैयारी करके बैठे थे और बस वहां पर अड़िया, पांग और युआन के आने का वेट कर रहे थे। और क्योंकि अड़िया ही गॉडेस की मूर्ति को लेकर आने वाला था, इसी वजह से उसके बिना रिचुअल चालू नहीं हो सकता था। तभी अचानक से वहां पर पांग आ जाता है, जिसे पहले लग रहा था कि अड़िया यहीं पर आ गया होगा, पर जब वो देखता है कि अड़िया वहां पर नहीं है तो वो काफी ज्यादा घबराने लगता है। खैर अब किसी को समझ में नहीं आता कि वो रिचुअल को कैसे करेंगे कि तभी युआन वहां पर एक गॉडेस की मूर्ति को लेकर आता है, जो कि कुछ अलग ही लग रही थी। और क्योंकि युआन को इस रिचुअल के बारे में थोड़ा बहुत पता था, तो वो अड़िया की जगह पर खुद ही उस रिचुअल को करने लगता है। पांग को अड़िया के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो यूफान से भी वहां से चलने के लिए कहता है। मगर यूफान, जो कि अपनी आंटी शुया को किसी तरह से वापस पाना चाहती थी, वो युआन के साथ मिलकर उस रिचुअल को करवाने में लग जाती है। इसलिए ना चाहते हुए भी पांग को भी वहीं पर बैठना पड़ता है, मगर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कोई भी विश नहीं मांगेगा। खैर अब रिचुअल चालू हो जाता है और युआन कुछ चैंटिंग्स को पढ़ने के बाद में खुद एक पोशन को पीता है और बाकी सबको भी पोशन पीने के लिए दिया जाता है, जिसको जैसे ही यूफान, पांग, जूको और डान पीते हैं, तभी अचानक से ही उनको कुछ होने लगता है। और अब युआन भी अजीब हरकतें करना चालू कर चुका था, जिसके तुरंत ही बाद उसके अंदर गॉडेस आ जाती है। पर हम युआन की लाई गई मूर्ति को नोटिस करते हैं, जिनकी आंखों से खून निकलने लग गया था। यानी कि मेरे हिसाब से ये कोई गॉडेस की मूर्ति नहीं बल्कि किसी डीमनस की मूर्ति होगी। और ये काफी ऑब्वियस है कि युआन असल में किसी गॉडेस की नहीं बल्कि एक डिमोनिक स्टैचू को लेकर आया था। खैर अभी डान, यूफान और जूको तीनों ही उस डीमन से, जिसको वो गॉडेस समझ रहे थे, उससे विश मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वो गॉडेस बहुत ही अजीब तरह से बातें कर रही थी और खुद का नाम वो इमॉर्टल बता रही थी। अब उन तीनों की ही विश पूरा करने के बदले में उसे भी कुछ चाहिए था, जबकि रियल गॉडेस कभी ऐसा नहीं बोलती, लेकिन ये बात उन्हें पता नहीं थी। ऑब्वियस ही बात है, वहां पर अड़िया नहीं आया था। तब जूको वहां पर टूर्नामेंट में जीतने की विश मांगती है और डान वहां पर जूको की ही विश को पूरा करने के लिए कहता है और यूफान अपनी आंटी के घर वापस आने के लिए विश करती है। खैर अब उस गॉडेस यानी कि डीमनस ने सबकी विश को सुनकर उनके सर पर हाथ रख दिया था और वो तीनों उस समय के लिए अजीब सा बर्ताव करते हुए बेहोश हो जाते हैं। और पांग साइड में बैठे हुए ये सब देख रहा था, क्योंकि उसने कोई विश नहीं मांगी। तब वो गॉडेस यानी कि डीमनस अचानक से युआन के शरीर से निकल जाती है और युआन भी बेहोश हो जाता है, यानी कि रिचुअल पूरा हो चुका था। तभी बेहोश डान और जूको के शरीर के अंदर बुरी आत्माएं आ जाती हैं, जो कि अचानक से ही यूफान और पांग के ऊपर हमला करना चालू कर देती हैं। अब उसी वक्त होता यह है कि वहां पर अड़िया आ जाता है, जो कि अपने डिमोनिक हैंड की मदद से डान और जूको को रोकता है। उसने जूको और डान के सर पर हाथ रखकर उनके अंदर से बुरी आत्माओं को निकाल दिया था, या फिर यूं कहें कि उनकी एनर्जी को सोख लिया था। और वो जितना ज्यादा अपने हाथ को इस्तेमाल कर रहा था, उसका हाथ उतना ही ज्यादा जल रहा था और उस जलन को बंद करने के लिए ही उसको होली वाटर यूज करना पड़ता है। वेल अभी के लिए जूको और डान के सही होने के बाद अब यूफान के शरीर में भी बुरी आत्मा आ जाती है, जो कि युआन के लाए हुए स्टैचू की तरफ बढ़ रही थी, जिसको देखकर अड़िया यूफान के अंदर से भी स्पिरिट को निकालता है। पर क्योंकि यूफान का शरीर ब्लैक मैजिक की चपेट में बहुत जल्दी आ जाया करता था, इसलिए अभी यूफान पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तभी अचानक से ही अड़िया की नजर उस डिमोनिक मूर्ति पर पड़ जाती है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि आज तक उसने ऐसा अजीब सा स्टैचू कभी नहीं देखा था। खैर वो जैसे ही उस स्टैचू को उठाता है, तब हम उस स्टैचू के नीचे एक और सिंबल को देख पाते हैं, जो कि उन गलियों के अंदर बना हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि ये सब उसी कल्ट के लोगों ने करवाया है, जिसके पीछे अड़िया चला गया था। और अगर आपने नोटिस करा हो तो युआन ने भी व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, जो कि बिल्कुल उसी कल्ट के लोगों के कपड़ों की तरह ही लग रहे थे। वहीं अब हम चाओ को उसके घर में देखते हैं, जहां पर अचानक से उसके घर के अंदर किसी और के भी होने का एहसास उसको होता है। अब अड़िया यूफान को अपनी पीठ पर टांग कर अपने घर ले आया था, जहां पर यूफान को होली वाटर में डालने के बाद उसने वापस से अपने डिमोनिक हैंड की मदद से उसके अंदर से सारी बुरी शक्तियों को निकालना चालू कर दिया था। पर इन सब में अड़िया को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसके चलते वो भी बेहोश हो जाता है। तब सीन यहाँ से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लास्ट ईयर में ये देखते हैं कि यूफान, पांग और अड़िया तीनों ही अड़िया के घर में ही फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। तब पांग चाहता था कि अड़िया हिम्मत करके यूफान को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दे, जिस पर अड़िया भी मान जाता है। और तब यूफान की हरकतों से हम ये जान पाते हैं कि असल में वो भी अड़िया को पसंद करती थी, मगर दोनों में से किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो पहले इसके बारे में कन्फेस कर दें। पर रात में जब अड़िया यूफान से सब कुछ कन्फेस करने वाला होता है, तभी अचानक से यूफान के शरीर में एक डिमोनिक स्पिरिट आ जाती है और एक कैंची की मदद से अड़िया की चेस्ट पर स्टैब कर देती है। और अब उसको वो जान से मारने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसकी माँ यानी कि मिसेस ही, जो कि एक बहुत ही स्किल्ड शेमन होती हैं, वो आकर यूफान का एग्जॉर्सिज्म करती हैं।
साथ ही साथ उन्होंने कुछ चैंटिंग की मदद से अपने बेटे अर्डिया का बहता हुआ खून भी रोक दिया था। पर प्रेजेंट टाइम पर हम देखते हैं कि अर्डिया की चेस्ट से खून बह रहा होता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है, जो कि ये देखता है कि यूफान अब बाथ टब से निकलकर उसके रूम में कपड़े चेंज कर रही है। जिसके बाद वो अर्डिया के पास आकर उससे बातें करने लगती है और हम उसकी बातों से जान पाते हैं कि यूफान को पॉसेस होने के बाद का कुछ भी याद नहीं था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने पिछली रात गॉडेस से प्रे करके अपनी चाची को वापस मांग लिया था। तब अर्डिया उसे उस कल्ट के बारे में बताता है जहाँ पर उसने शुइया जैसी लेडी को देखा था, मगर अभी यूफान उस कल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचती और वहां से अपने चाचा के घर पर चली जाती है। अब आगे थोड़ी देर के बाद में जब अर्डिया और पांग गॉडेस की मूर्ति को वापस अपने मंदिर में रख रहे होते हैं, तभी वहां पर मिस्टर ही आकर उन्हें डांटने लगते हैं, पर अभी उनको पिछली रात के बारे में सारी सच्चाई नहीं पता थी। लेकिन फिर भी वो अर्डिया को प्रोटेक्शन के लिए एक लॉकेट और पांग को खाने के लिए कुछ सीड्स देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से कराटे क्लब की तरफ निकल गए थे। तभी मिस्टर ही के पास उनकी बीवी मिसेस ही का कॉल आता है, जो कि अचानक से घर आ रही थी क्योंकि उन्हें बहुत ही कुछ बुरा होने का एहसास हो गया था, जिसको सुनकर मिस्टर ही भी डर चुके थे। वहीं अब हम यूफान को उसके घर में देखते हैं जहां पर उसकी चाची शुइया उसके सामने आ गई थी, जिसको देखकर यूफान खुश होकर रोती हुई उसे गले से लगा लेती है। लेकिन शुइया कुछ अजीब ही लग रही थी और तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है। इसका मतलब शुइया जरूर पजेस्ड हालत में है। पर अभी यूफान भी कराटे क्लब की तरफ निकल जाती है जहां पर आज ही उसका जूको के साथ मैच था, जिसके अंदर उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते, जिसके अंदर यूफान बहुत ही आराम से एक बार फिर से जूको को हरा देती है, जिससे कि जूको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन तभी उसकी आंखें पलट जाती हैं और उसके अंदर एक डिमोनिक शक्ति आकर यूफान के ऊपर हमला करते हुए यूफान के सर को पटक पटक कर उसे बेहोश कर देती है। तब जूको का शरीर भी अकड़ना चालू हो गया था और अब उसके मुंह से भी खून आने लगता है, जिसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। युवान ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था और वो तुरंत ही वहां से जाकर लॉकर रूम में छुप जाता है और वहां से सीन अब शाम के समय पर आता है, जहां पर अर्डिया और पांग यूफान की हालत को देखने उसके घर गए थे। पर चाओ उनको ये बताता है कि यूफान सो रही है और इसलिए वो दोनों बाहर से ही वापस जाने लगते हैं कि तभी अचानक से उनकी नजर शुइया पर पड़ती है, जिसको देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे कि वो 1 साल के बाद अचानक वापस कहां से आ गई। और तब उसको देखने के बाद अर्डिया अपना प्रोटेक्शन लॉकेट चाओ को देते हुए उसे यूफान को देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे शुइया को देखकर सही नहीं लग रहा था। अब रात में हम युवान को देखते हैं जो कि अभी भी डरा हुआ कराटे क्लब के लॉकर रूम में छुपा हुआ था। तभी अचानक से उसके नंबर पर एक कॉल आता है जिसमें दूसरी तरफ से एक डिमोनिक आवाज आ रही थी, जिसका मतलब यही था कि अब युवान के मरने की बारी थी, जिसके अंदर डीमनस ने ये बोला था कि उनकी इच्छा पूरी होने के बदले में उनको भी कुछ देना होगा और यहाँ पर देने का मतलब है अपनी जान। तब युवान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके बड़बड़ाने से हम ये समझ पाते हैं कि उसने जो कुछ भी करा था वो कल्ट वालों के कहने पे किया था। अब आगे जब युवान डरते हुए अपने फेस को धोने के लिए सिंक के टैप को ओपन करता है, तब टैप में से यानी कि नलके में से खून निकलने लगता है, जिसके साथ युवान को भी खून की उल्टियां होना चालू हो गई थी और उसका शरीर भी बहुत ही बुरी तरह से अकड़ने लगा था। युवान अपनी जान बचाने के लिए खिसकते हुए लॉकर के पास जा रहा था, लेकिन तभी होता यह है कि लॉकर अपने आप खुल जाता है। उसके अंदर से लाल रंग की रोशनी बाहर आने लगती है, जिसको देखकर युवान और ज्यादा पजेस्ड हो गया था और अब वो उसी छोटे से लॉकर के अंदर घुस गया था, जिसके साथ ही लॉकर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर से युवान के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब अचानक से ही युवान के चिल्लाने की आवाज आना बंद हो जाती है और अंदर से ढेर सारा खून बाहर आता है, जिसका मतलब साफ था कि अब वो जिंदा नहीं बचा होगा। वहीं अब हम वापस से अर्डिया और पांग को देखते हैं, जो कि जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी अचानक से वो रास्ते में जूको के घर के सामने से गुजरते हैं और वहां पर जूको की माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी और वहां पर किसी के फ्यूनरल के रिचुअल्स चल रहे थे। तभी हमको जूको का शरीर दिखाया जाता है, जिसकी आंखों, मुंह, नाक और कान हर जगह से खून आ रहा था और शॉकिंगली उसकी मौत हो गई थी। उसकी माँ तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, रो रही थी, मगर चैंग एकदम शांत होता है क्योंकि वो जिस डीमन की पूजा करता था उसकी वजह से ही उसकी बेटी की मौत हुई और इसलिए शायद चैंग को लग रहा होगा कि उसकी बेटी अब एक बेटर प्लेस पर है। अब ये सब देखने के बाद में पांग और अर्डिया बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वहीं यूफान जब सो रही होती है तब चाओ आकर उसको अर्डिया का पेंडेंट देते हुए उससे आराम करने के लिए कहता है और ऊपर शुइया के पास चला जाता है। वहां पर जाने के बाद में वो शुइया को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि शुइया ने अपने बच्चे के रूम को खोल कर रखा था और उसके अंदर बच्चे के पालने पर बच्चे की जगह पर एक डॉल को रखा था।
तब चाओ जाकर शुइया को समझाने की कोशिश करता है कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हें शायद मूव ऑन करना चाहिए, मगर शुइया के हिसाब से गॉडेस इमॉर्टल उसके बच्चे को वापस कर देगी और ये वही डीमनेस इमॉर्टल है जिसके बारे में उन बच्चों ने रिचुअल कर दिया था, यानी कि युवान ने। वो कहती है कि उन्हें बस गॉडेस पर भरोसा रखना है। ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए तो वो गॉडेस ही है। अब चाओ को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो एक बार वापस से शुइया को समझाने की कोशिश करता है, मगर इस बार शुइया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर अपने ही पति चाओ का गला दबाने लगती है और उससे चिल्लाते हुए गॉडेस पर भरोसा रखने को कहती है। पर अब अचानक से ही शुइया रोते हुए रुक जाती है और चाओ के साथ इंटीमेट होना चालू कर देती है। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर शुइया को एक बच्चा पाने के लिए किसी भी गॉडेस या फिर डीमन के पास जाने की जरूरत नहीं थी। इंटीमेसी वॉज इनफ। खैर, जिस दौरान हम शुइया के बैक पर एक अजीब से निशान को यानी कि एक सिंबल को नोटिस कर पाते हैं, जो कि अगरबत्ती से जलाकर शुइया की पीठ पर बनाया गया था और ऐसा ही मार्क हर जगह उस डिमोनिक टेम्पल और आसपास की गलियों पर भी था। इनफैक्ट उस डीमनस की मूर्ति के नीचे भी, और यही शायद से इस कल्ट का सिंबल भी है। अब ये बात तो क्लियर हो जाती है कि शुइया सच में पजेस्ड हो गई है। अब अगले दिन यूफान जब कराटे क्लब जाते हुए अर्डिया और पांग से मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी आंटी वापस आ गई थी और अब उसे किसी और की जरूरत नहीं थी। पर अभी उसे जुको की मौत के बारे में नहीं पता होता। खैर, कराटे क्लब में पहुंचने के बाद वहां पर कोई भी नहीं था, बस हर जगह पर डिमोनिक साइंस लगे हुए थे, जिसको देखकर उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी अचानक से उनकी नजर उसी लॉकर पर पड़ जाती है जिसके अंदर युआन था और जब वो उसको खोलते हैं तो वो तीनों उसके अंदर युआन की लाश को देखते हैं, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा सदमे में थे। साथ ही साथ उन्हें ये बात भी समझ में आ गई थी कि अगर जुको और युआन की मौत हुई है तो पांग, डान और यूफान की भी जान अब खतरे में है। वहीं पर अब हम डान को उसके पिता की मीट फैक्ट्री में देखते हैं, जहां पर वो जुको की मौत की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्से में था और वो जुको को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। तभी अचानक से उसके पास रखे हुए एक खून वाले टब में उसे फोन रिंग होने की आवाज आने लगती है और जैसे ही वो उस टब के पास जाता है तभी अचानक से उसको कोई अनजान शक्ति उसके हाथ को पकड़कर उसे टब में खींचने लगती है। दूसरी तरफ जब चाओ कराटे क्लब में आता है तो वहां पर कोई भी नहीं था, जिसको देखकर उसे समझ में नहीं आता कि सारे लोग कहाँ गए। लेकिन तभी अचानक से वहां पर डान आ जाता है जो कि अब पूरी तरह से पजेस्ड हो गया था और अब वो अपने साथ एक बुचर्स नाइफ लेकर आया था, जिससे कि वो चाओ के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि चाओ की वजह से ही जुको हारी थी, क्योंकि चाओ ने जुको को अच्छे से ट्रेनिंग ना देकर अपनी भतीजी यानी कि यूफान को अच्छे से ट्रेनिंग दी है। तब चाओ डान को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन डान चाओ के ऊपर हमला करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर चाओ उसे किसी तरह से धक्का देकर वहां से भाग गया था। पर उसके जाते ही डान अजीब बर्ताव करने लगता है और खुद ही पजेस्ड हालत में बहुत ही बुरी तरह से खुद को बुचर्स नाइफ से स्टैब करते हुए जान से मार देता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा क्रीपी और हॉरर सीन था। वहीं हम यूफान, पांग और अर्डिया को देखते हैं जो कि मिस्टर ही के पास जाकर उन्हें उस दिन के बारे में हुई सारी घटनाएं बताते हैं, जिसको सुनकर मिस्टर ही को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अभी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहते। तभी अचानक से वहां पर मिसेस ही भी आ गई थी जो कि उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पर आई थी। तब अर्डिया उन्हें वो डिमोनिक मूर्ति दिखाता है जिसको वो अपने साथ लेकर आ गया था। अब उस स्टैचू को देखने के बाद मिस्टर और मिसेस ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे और तब जाकर उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में गांव में कुछ लोग कल्ट के लोग हैं जो कि डीमन को पूजते हैं, क्योंकि वो डीमंस इमॉर्टल होते हैं और उनको लगता था कि अगर वो उनकी पूजा करेंगे तो शायद उन्हें भी इमॉर्टैलिटी और खुशियां मिल जाएंगी। यानी कि ये एक डीमन नहीं है बल्कि कई सारे डीमंस का मिश्रण था और इसलिए ही युवान अजीब सा बर्ताव कर रहा था जब उसके अंदर डीमन आया था। और वो कल्ट वाले शुरू से ही एक खास शरीर की तलाश कर रहे थे जिसके अंदर वो अपनी गॉडेस यानी कि अपने डीमनस को हमेशा के लिए डालकर रख पाए, बेसिकली लाइव मूर्ति की तरह, और वो उनके पास आकर उनके सारे दुख दर्द को खत्म कर दे। और क्योंकि उन्होंने शुइया को अपने पास 1 साल के लिए रखा हुआ था तो हो सकता है कि वो शरीर शुइया का ही होगा जिसके अंदर वो अपनी गॉडेस को डालना चाहते थे। और क्योंकि शुइया अभी अचानक से वापस आ गई थी तो हो सकता है कि शुइया के अंदर वो गॉडेस होगी। और फिलहाल इन तीनों की ही जान को कल्ट की गॉडेस की वजह से खतरा हो सकता है। ये बात जानकर यूफान तुरंत अपने घर जाने लगती है, पर तब मिसेस ही उसे रोक लेती हैं क्योंकि वो वुडू डॉल से मंदिर में बैठकर ही शुइया का एग्जॉर्सिज्म करने वाली थी और इसलिए वो जल्दी से इन सब की तैयारी करते हैं और एग्जॉर्सिज्म को करना चालू कर देते हैं। वहीं अब हम चाओ को देख पाते हैं जो कि जब अपने घर आता है तो उसके घर में भी हर तरफ डिमोनिक साइंस थे जिसको देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो खुद भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि तभी अचानक से उसके सामने शुइया उल्टी होकर क्रॉल करते हुए आ जाती है जो कि अब पूरी तरह से उस डीमनस से पजेस्ड हो गई थी।
साथ ही साथ अब उसने चाओ के ऊपर हमला करके उसकी उंगली को दांतों से काट कर अलग कर दिया था, जिससे कि चाओ वहीं बेहोश हो जाता है। पर तभी वहां पर वो डीमनस को भी समझ में आ जाता है कि उसके अंदर की डिमोनिक शक्ति को निकालने की कोशिश करी जा रही है, और इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके मिसेस ही के एग्जॉर्सिज्म को रोक देती है, जिससे कि मिसेस ही नीचे गिरकर कमजोर फील करने लगती हैं। तभी अचानक से ही यूफान भी बेहोश हो गई थी, और वहीं चाओ के घर में कल्ट का लीडर अपने बहुत सारे साथियों के साथ आ जाता है, और कुछ चैंटिंग को पढ़ते हुए वो गॉडेस को अपने पास बुलाता है। और अब कल्ट लीडर के साथ ही गॉडेस को एक चेयर पर बैठाकर कंधे पर उठाते हुए कहीं पर ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जब यूफान की आंख खुलती है तो उसको समझ में आ गया था कि शुया की जान खतरे में है, और इसलिए वो शुया को सेंस करते हुए कहीं पर जाने लगती है। तब अडिया और पांग भी उसके पीछे जाते हैं। मिस्टर ह्यू ने रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तीनों उसकी बात को नहीं सुनते। अब आगे कल्ट लीडर अपने साथियों के साथ एक सुनसान जगह पर आता है, जहां पर उसके और भी काफी सारे साथी मौजूद थे, यानी कि यहाँ पर कल्ट के ढेर सारे लोग हो गए थे, और वहां पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई बहुत ही बड़ा रिचुअल होने वाला है। तब गॉडेस को नीचे उतारा जाता है और उसे कुछ माला और एक हुडेड क्लोक पहनाकर आगे भेज दिया जाता है, जहां पर 5 अर्थी भी रखी हुई थी, जिसमें से 3 पर तो लाशें थी, लेकिन 2 खाली थे। अब इतने में ही वहां पर यूफान, पांग और अडिया भी आ जाते हैं, जो कि ये सब देखने के बाद शॉक्ड थे। तभी अचानक से कल्ट का लीडर एक बार फिर से शुया की बॉडी को अगरबत्ती से मारने लगता है और उसे एक टेबल के पास लेकर जाता है। इसी बीच यूफान अचानक से बेहोश हो गई थी, और अडिया और पांग के ऊपर भी कल्ट के लोगों ने हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया था। तभी यूफान भी काइंड ऑफ पजेस होने लग गई थी, और अब कल्ट के लोग यूफान को उठाकर अपने साथ शुया, जिसके अंदर गॉडेस थी, उसके पास लेकर जाने लगते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अडिया और पांग को उन बाकी 2 अर्थियों पर लिटा दिया था जो कि खाली थी, और तब जाकर हमको पता चलता है कि असल में इमॉर्टल गॉडेस को शुया का नहीं बल्कि यूफान का शरीर चाहिए, और उसने शुया से यही डील करी थी कि वो उसके बच्चे के बदले में यूफान को उसके पास लेकर आएगी, उसका शरीर देगी, और 1 साल शुया के शरीर के अंदर ये डिमोनिक गॉडेस थी। और बाद में उन्होंने यूफान के ऊपर युआन की मदद से रिचुअल करवाया, ताकि आगे चलकर शुया के शरीर से गॉडेस को यूफान के शरीर में डाला जा सके। और ऐसा वो तभी कर सकते थे जब यूफान बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही हो, क्योंकि शुया भी अपने बच्चे की वजह से उस टाइम बहुत ही ज्यादा लो पर थी, और इसी वजह से उसके अंदर उस समय उस गॉडेस यानी कि डीमनेस को डालना पॉसिबल हो पाया था। खैर आगे कल्ट लीडर एक एक करके उन 3 लाशों के पास जाकर उनके खून को निकालता है, और तब हम जान पाते हैं कि असल में ये तीनों लाशें किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही थी, जिन्होंने वहां पर गॉडेस से विश मांगी, यानी कि डान, जूको और युआन। जिसके बाद अब कल्ट लीडर पांग और अडिया का खून भी ले लेता है, और बाद में उसमें अपना खून मिलाकर अपने कुछ साथियों के साथ चैंटिंग पढ़ते हुए उसे शुया के पास लेकर चला जाता है। और आपने नोटिस करा होगा कि यहाँ पर खाली यूफान की ही विश पूरी हुई थी, क्योंकि असल में गॉडेस खाली उसको चाहती थी, उसके अंदर आना चाहती थी, जिसके चलते उसने शुया वाली चीज को पूरा कर दिया था। अब यहाँ पर इन मिले हुए खूनों के अंदर शुया ने भी अपना खून मिला दिया था, या फिर ये कहें कि गॉडेस का खून। तब यूफान शुया की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा बेकार फील कर रही थी, और वो किसी भी हालत में शुया को यानी कि अपनी चाची को बचाना चाहती थी, इसलिए वो उस डीमनस से शुया के शरीर को छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बदले में वो कुछ भी करने को तैयार थी। और क्योंकि डीमनस भी यही चाहती थी, इसलिए वो एक बार वापस अपने हाथ पर कट लगाकर यूफान के सर पर हाथ रखती है, और बाद में यूफान को डान, युआन, अडिया, पांग, जूको, कल्ट लीडर और शुया का खून पिलाया जाता है, जिसके साथ ही अब ये डीमनस शुया के शरीर को छोड़कर धीरे धीरे यूफान के शरीर में एंटर करने लगती है, यानी कि यही वो मेन रिचुअल था जिसके लिए तैयारी चल रही थी। इसी बीच पांग और अडिया भी खुद को जैसे तैसे फ्री करते हैं, और तब पांग सबसे पहले तो पुजारी को बेहोश करता है, और अडिया यूफान की तरफ जाने लगता है। यूफान के अंदर अब वो डिमोनिक एंटिटी जा चुकी थी, जो कि सबसे पहले कल्ट के लीडर के ही दिल को अपने हाथ से बाहर निकाल कर उसे जान से मार देती है, और जैसे ही वो चिल्लाती है वैसे ही आसपास आग लगना शुरू हो गई थी, यानी कि ये फायर डीमनस है, यानी कि कोई ऐसा डीमन है जो कि फायर के साथ में हेर फेर कर सकता है। और आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि कल्ट के लीडर को इस डीमनस ने क्यों मार दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, उसका काम पूरा हो गया था, और अब किसी भी कल्ट के लीडर की उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट लीडर तो वो खुद ही बनना चाहती है। तब तक अब अडिया भी यूफान के पास पहुंच चुका था, और वो अपने डिमोनिक हैंड की मदद से उसके अंदर से गॉडेस यानी कि उस डीमन को निकालने की कोशिश करने लगता है। मगर ये डीमनस बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, और वो अडिया की चेस्ट पर हमला करके उसे हवा में उठा देती है। इतने में ही वहां पर मिस्टर और मिसेस ही भी पहुंच गए थे अपने बेटे को बचाने के लिए, और अब यूफान के अंदर की डीमनस अडिया को जान से मार देती। इससे पहले ही मिस्टर और मिसेस ही उसका ध्यान भटकाकर उसे काबू करने की कोशिश करने लगते हैं, पर यह डीमनस बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और उसे काबू में करना
आसान नहीं था। इसलिए मिसेस ही के पास यूफान को एक तलवार से जान से मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पर तभी अर्डिया बीच में उन्हें रोक लेता है क्योंकि वो यूफान से सच में बहुत प्यार करता था। पर इसी बात का फायदा उठाकर वापस से यूफान ने सबके ऊपर हमला करना चालू कर दिया था। तब मिसेस ही बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती हैं, इसलिए मिस्टर ही उसे बाहर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इतने में ही उस पूरी जगह पर आग लग जाती है जहाँ पर यूफान और अर्डिया थे। यूफान ने वापस से अर्डिया को पकड़ लिया था और इस बार वो वापस से उसे जान से मारने वाली थी। लेकिन इस बार अर्डिया भी अपनी पावर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करता है और अपने डिमोनिक हैंड से यूफान को जोर से पकड़कर हक कर लेता है। इतनी ज्यादा पावर उसका हैंड भी नहीं झेल पा रहा था, पर उसके बाद भी अर्डिया यूफान को जोर से पकड़कर रहता है, जिससे कि डिमोनिक गॉडेस की पावर कम होने लगती है। साथ ही साथ अब एक ऐसा समय आ जाता है जब पावर के एक्सट्रीम इस्तेमाल करने की वजह से अर्डिया बेहोश होने वाला था। पर तभी अचानक से यूफान खुद भी होश में आने लगती है, इसलिए वो अर्डिया को पकड़ लेती है और वो भी उससे प्यार करती थी। और अब दोनों को ही उनके पास्ट के ढेर सारे विजन्स आते हैं, जिसके साथ ही उन दोनों के ऊपर बहुत सी जलती हुई चीजें गिर रही थी। अब यहाँ से ये सीन कुछ हफ्ते बाद आता है जहाँ पर मिस्टर ही अकेले मंदिर में थे और अब मिसेस ही भी वहां से जाने लगती हैं। जाने से पहले वो मिस्टर ही से अपना ध्यान रखने के लिए कहती हैं और वहां से निकल जाती हैं। यानी कि वो खाली हेल्प करने के लिए आया करती थी, उनका शेमन वाला काम था तो वो अलग रहा करती। दूसरी तरफ हम पांग को अर्डिया के साथ छत पर देखते हैं, जो कि उस हादसे में अपनी शक्तियों की वजह से बच गया था। तभी वहां पर यूफान भी आ जाती है और दोनों ही अब एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। दोनों ने एक दूसरे के लिए जो प्यार था उसका इजहार कर दिया था। पर हम ये देखते हैं कि उन दोनों के शरीर पर थोड़े थोड़े जलने के निशान थे, जो कि उसी दिन एक्सीडेंट के दौरान आए थे। तब यूफान और अर्डिया हंसते हुए बातें करने लगते हैं और सीन अब सीधा शुइया पर आता है, जो कि अब व्हील चेयर पर थी, लेकिन अब उसके अंदर से पोजेशन पूरी तरह खत्म हो गया था। पर तभी उसके पास चाओ आता है, जो कि अजीब बर्ताव करता है और अब वो डिमोनिक चीजों के बारे में बातें करने लगता है और अपने बच्चे को वापस लाने की बात भी कहता है। और अचानक से उसकी नाक से खून बहने लगता है, यानी कि वो भी पोजेशन में था। माइट भी वो जो डीमनस थी वो गई नहीं थी, उसने अपना अंश यहाँ पर इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, जिसका मतलब साफ है कि चाओ अब शुइया की जगह पर पजेस्ड हो गया है, जो कि शायद या तो शुइया के काटने की वजह से था या तो फिर ये तब हुआ होगा जब शुइया पजेस हो गई थी और चाओ ने उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाया। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम उसी डिमोनिक टेम्पल को देख पाते हैं जिसमें से क्रीपी आवाजें आ रही थी, यानी कि अभी भी ये चीज खत्म नहीं हुई है और इमॉर्टल डीमन कभी मर नहीं सकता, जिसके चलते ही यहाँ पर कुछ ना कुछ और जरूर होगा। और अब यहाँ पर चाओ शायद से इस कल्ट को रिवाइव करेगा और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एंटीकल्पा फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। ये मूवी वाकई में अंडररेटेड है, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है ये, और जो इसकी ये रेटिंग है वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। इसकी रेटिंग काफी हाई होनी चाहिए थी क्योंकि कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा है इसका। और इस मूवी को देखकर मुझे थोड़ी थोड़ी सी इनकैंटेशन मूवी की याद आती है। बाकी देखो यहाँ पर दो तरह के रिचुअल्स का इस्तेमाल हुआ करता था, एक के अंदर तो गॉडेस की मूर्ति का और एक इंसान उसको करा करता, जिसके अंदर गॉडेस आया करती और लोग उनसे अपनी विश मांगते थे, जिसके बदले में गॉडेस उनकी विशेस को पूरा किया करती। अब इसके ही अपोजिट यानी कि एंटी में था ये कल्ट वाला हिस्सा, जहाँ पर ये लोग इमॉर्टल नाम की एक डीमनस को पूज रहे थे और उसकी मूर्ति को यहाँ पर रखा करते, जिसके चलते इन्होंने शुइया को अपना टारगेट बनाया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही थी और उससे डील करवा ली कि वो अपनी भतीजी यानी कि यूफान को उन्हें सौंप देगी, जिसके चलते उनकी गॉडेस यानी कि डीमनस यूफान के अंदर आ जाए। और युआन को इसी कल्ट के लोगों ने कहा था कि उनको क्या करना है, कैसे रिचुअल करना है, जिसके चलते ये जो डीमनस थी उसने इनको मार्क कर दिया था। बेसिकली यहाँ पर 5 बच्चों के खून की जरूरत थी और ऐसा ही यहाँ पर हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो डीमनस होती है वो बेवकूफ नहीं थी, वो काफी ज्यादा शातिर और समझदार थी। उसको लगा कि अगर वो यूफान के अंदर नहीं भी आ पाई, ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसने प्लान बी के तौर पर चाओ के अंदर खुद का एक अंश छोड़ दिया था, जिसके चलते वो पजेस हो गया था। और अब माइट भी वो नया कल्ट बनाएगा जिसके चलते फिर से इमॉर्टल डीमनस किसी और के अंदर आ पाए। या फिर ये भी हो सकता है कि शुइया और चाओ जब इंटीमेट हुए थे तो शायद से शुइया के अंदर प्रेगनेंसी वाला सीन भी आ गया हो, जिसके चलते वो जो बच्चा पैदा होगा माइट भी वो इमॉर्टल ही हो सकता है, यानी कि वो डीमनस हो सकता है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मुझे तो पर्सनली काफी पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्त्री 2 एक्सप्लेनेशन को जाकर जरूर देखना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए